हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन का सेंट्रल आइडिया लिखना सीखेंगे। और बच्चों, इस पोएम को अमेरिका के एक महान कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इस पोएम को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है और आज इस वीडियो में आप उस पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना सीखेंगे। ओके बच्चों, तो ये सेंट्रल आइडिया है जिसे हम लिखेंगे। ओके, तो आप इसे सेंट्रल आइडिया को अच्छे से लिख सकते हैं। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहिए और इस सेंट्रल आइडिया को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हम आपको समझाते चलते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों जब आप सेंट्रल आइडिया लिखें तो इतना ज़रूर लिखें ओके कि द पोएम, फिर इसके बाद आप उस पोएम का नाम लिखिए। ठीक, इसके बाद हैज़ बीन कंपोज्ड बाई ए वेल नोन अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके बच्चों, इसमें आप बच्चों पोएम का नाम जिसका सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है और इसके बाद पोएट का नाम इसमें लिखना है। वेल नोन का मतलब होता है फेमस और अमेरिकन मीन्स बच्चों अमेरिका का ये पोएट है। और बच्चों जब पोएम हम लिखते हैं तो उसमें रिटन नहीं लिखा जाता, उसमें हम कंपोज लिखते हैं। ओके, तो ये पोएम रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज किया गया है। और इसमें बच्चों जब आप सेंट्रल आइडिया लिखें तो सेंट्रल आइडिया में थोड़ा शॉर्ट समरी भी आप पोएम का इंक्लूड कर दें। तो जैसे देखें, ऑन वन विंटर मॉर्निंग द पोएट वाज पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट, यानी एक विंटर का मॉर्निंग था और पोएट एक जंगल से गुजर रहा था। द रोड ही वाज वॉकिंग ऑन डिवाइडेड इन टू डायरेक्शंस, और जिस रोड से वो चल रहा था वह रोड आगे चल के दो डायरेक्शंस में डिवाइड हो गया। ओके बच्चों, की कुछ इस तरह का, जैसे ये रोड था जिससे चल रहा था पोएट आपका, और इसके बाद ये रोड चल के आगे दो डायरेक्शन में डिवाइड हो जाता है, रोड इस तरह हो जाता है और पोएट आपका यहीं पर खड़ा हुआ है। ओके बच्चों, तो पोएट आपका यहीं से ऐसे जा रहा था और यहीं पर खड़ा था। अब रोड दो डायरेक्शंस में हो गई, एक तो इधर चली गई, दूसरा इधर चल गया। ओके, अब वह दुविधा में है कि किस रास्ते को चुने, किस दिशा के रोड को चुने। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, नाउ ही वाज इन डायलेमा, डायलेमा कहते हैं बच्चों दुविधा। अब वो दुविधा में था कि कौन सा रास्ता चुने। सिंस ही कुड नॉट वॉक ऑन बोथ ऑफ द रोड एट द सेम टाइम, सो ही स्टूड लॉन्ग एंड चूज द रोड दैट वाज लेस वॉकड ऑन एंड इट मेड ऑल द डिफरेंसेस। ओके बच्चों, तो बच्चों क्या होता है, वो दुविधा में हो जाता है पोएट आपका, और चूंकि वह दोनों रास्तों पर तो एक साथ चल नहीं सकता, इसलिए वहीं पर वो कुछ देर तक खड़ा रहा। फिर सोचता है कि कौन सा हम रास्ता चुने, कौन सा रोड चुने। तो इसके बाद वह पाता है उसमें कि एक रोड पर कम लोग गए हैं और दूसरा रोड है जिस पर बहुत से ज़्यादा लोग गए हैं। तो वह उस रास्ते को चुनता है, उस रोड को चुनता है जिस पर कम लोग गए हैं, और इसी ने उसके जीवन में, उसके भविष्य में जो उपलब्धियां प्रदान की वह अन्य सभी लोगों से भिन्न रहीं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जीवन में मुझे इस तरह की डायलेमा कई बार मिलेंगी और मिलती हैं। वी हैव टू मेक ए डिसीजन, हमको एक डिसीजन लेना होता है बच्चों। डिसीजन कहें या आपको एक चॉइस करना होता है, क्योंकि जब आपके पास कई ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी, तो इसमें आपको चॉइस करना होता है और चॉइस करने से पहले आपको बहुत वाइजली उस पर विचार करना होता है। ओके, तो इस प्रकार से वी हैव टू मेक ए डिसीजन व्हिच वी शुड टेक वाइजली, और इस डिसीजन को हमें बहुत ही वाइजली, बुद्धिमत्तापूर्वक लेना होता है। ओके बच्चों, तो बच्चों आपका जो सेंट्रल आइडिया है वो यही कंप्लीट हो जाता है। ओके, और यह जिसमें आप पोएटिक चार्म्स, जिसको काव्यगत सौंदर्य हिंदी में कहते हैं, या लिटरेरी डिवाइस जिसको साहित्यिक सौंदर्य या साहित्यिक विशेषता कहते हैं, अगर इसको आप अपने सेंट्रल आइडिया में लिख देते हैं तो बहुत ही बेहतर हो जाता है और आपको
जो पोएम होता है उस पोएम को अच्छी तरह से समझने में हेल्प करता है। ओके बच्चों, तो आप सेंट्रल आइडिया वाइजली तक लिख देंगे तब भी आपका सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन लिटरेरी डिवाइसेस अगर आप लिख देते हैं तो और बेहतर होता है। तो आइए देखते हैं कि पोएट ने कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस इसमें यूज़ की है। तो फर्स्ट हम आते हैं राइमिंग स्कीम पर कि पोएट ने इस पोएम में राइमिंग स्कीम क्या किया है। तो बच्चों आप इसमें देखेंगे तो राइमिंग स्कीम आपका तो जो आपकी स्टेंजा है इसमें ए बी ए बी ये राइम स्कीम यूज की गई है। और इस प्रकार से बच्चों ये शो करता है कि आपकी जो स्टेंजा है वो 5 लाइन की है, जिसमें पहली लाइन का राइम तीसरी से मिलता है और फिर चौथी से मिलता है और फिर दूसरी का 5वीं से मिलता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिज्म को हिंदी में हम कहते हैं बच्चों प्रतीकात्मक। ओके, ये इसकी हिंदी होती है। तो इसमें प्रतीकात्मक अर्थ का प्रयोग किया है पोएट ने। और ये सिंबॉलिज्म एक लिटरेरी डिवाइस है जिसका यूज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में। बच्चों इसमें आए 2 रोड्स। ये जो 2 रोड्स हैं ये रिप्रेजेंट 2 or more चॉइसेस इन लाइफ। ओके, जीवन में हमारे 2 या 2 से अधिक चॉइस सामने आ सकते हैं जिसमें हमें किसी एक को बड़ी वाइजली चुनना होता है। ओके, तो जो 2 रोड्स हैं वो सिंबल हैं किसके? चॉइसेस के। ओके बच्चों, और नेक्स्ट है बच्चों एनाफोरा। ओके, ये एनाफोरा क्या है बच्चों? ये एनाफोरा है इट इज ए डिवाइस दैट फीचर्स रेपिटेशन ऑफ ए वर्ड आर फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेस। बच्चों इसमें ये एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है जिसमें किसी एक शब्द का अथवा फ्रेज का एक क्रम से यानी एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में ये वर्ड रिपीट हुआ करते हैं। ओके, तो हम उसी को एनाफोरा डिवाइस कहते हैं। ओके बच्चों, जैसे आप आगे देखिए। ओके बच्चों, जैसे बच्चों आपका जो फर्स्ट स्टेंजा है, ओके, उस फर्स्ट स्टेंजा में एंड दूसरी लाइन में आया है, तीसरी लाइन में आया है, एंड आया है। यानी बच्चों ये जो एंड है वो आपके फर्स्ट स्टेंजा के सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में आया हुआ है। यानी सेकेंड लाइन भी एंड से स्टार्ट है और थर्ड लाइन भी एंड से स्टार्ट है और फोर्थ लाइन भी स्टार्ट है इसी से। और इस तरह की अगर कोई रचना है, कंपोजिशन है या पोएट्री है या पोएम है तो आप यूँ कहेंगे कि उसमें एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं इसमें पोएट ने कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया है। तो बच्चों इसमें पोएट ने एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज किया है। एलिट्रेशन को हिंदी में कहते हैं बच्चों अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार ये एक प्रकार का अलंकार होता है जिसे आप हिंदी भाषा में भी पढ़ते हैं। इसमें कोई एक कॉन्सोनेंट यानी स्वर बार बार आता है। ओके, तो बच्चों देखें हम एलिट्रेशन किसे कहते हैं, ये किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है। एलिट्रेशन इज ए डिवाइस दैट फीचर्स रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड। जो कॉन्सोनेंट साउंड है यानी व्यंजन का ध्वनि किसी भी रचना में या लाइन में बार बार रिपीट किया जाता है, उसी को हम एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों जो ये आपके पोएम में आया हुआ है, ये शब्द आया है वांटेड, बियर आया हुआ है, ये सेकंड स्टेंजा में आया है। ओके, वांटेड बियर। तो देखिए वांटेड का जो बच्चों उच्चारण है वो वाह है, इसी तरह से ये इसका भी उच्चारण वाह है। और दो और दैट शब्द आया है, तो दो का भी अर्थ है द और दैट का अर्थ भी है द। तो इस प्रकार से बच्चों इसमें एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। नेक्स्ट जो बच्चों एंड लास्ट लिटरेरी डिवाइस यूज किया है पोएट ने वह है रेपिटेशन। रेपिटेशन कहते हैं बच्चों जब कोई वर्ड या फ्रेज इसमें बार बार रिपीट किया जाता है। ओके, या कोई ऐसी लाइन है जो किसी भी रचना में बार बार यूज की गई है या रिपीट की गई है, उसको कहते हैं।
इसमें बच्चों जैसे देखिए, 2 रोड्स डाइवर्ज्ड इन, ये जो लाइन है, इतने वर्ड्स हैं, 2 रोड्स डाइवर्ज्ड इन, ये हैज बीन रिपीटेड एज इट हैज अकर्ड इन द फर्स्ट एंड द लास्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में और लास्ट स्टेंजा में ये आया हुआ है 2 रोड्स डाइवर्ज्ड इन। तो इस प्रकार से बच्चों अगर कोई लाइन है या कोई फ्रेज है या वर्ड्स है, अगर बार बार रिपीट होता है तो ये हम कहेंगे कि उसमें रिपीटेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे और उसमें लिटरेरी डिवाइस का अगर उल्लेख कर देते हैं तो आपका सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छा हो जाता है। और बच्चों यदि आप इस चैनल पर न्यू हो, नए हों और इसे अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो उसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर करें, ओके, और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।